दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आज़ादी क्या गांधी जी के चरखे से मिली है या क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी गतिविधियों से। अंग्रेज आज़िज़ आ गए थे, तंग हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, इस कारण देश को आज़ादी मिली है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। आज़ादी, चरखे से आज़ादी का सीधा मतलब है गांधी जी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, क्या वो सबसे कारगर था या ऐसे क्रांतिकारी सुखदेव प्रसाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। इसी मुद्दे को आपको समझना है कि आखिर चरखे का अहम रोल है या क्रांतिकारियों का, या दोनों सम्मिलित रूप से योगदान रहा है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भारत की पहले पृष्ठभूमि समझें कि भारत की पृष्ठभूमि कैसी थी। दोस्तों, आप सबको पता है कि 1857 का विद्रोह हो जाता है और 1857 के विद्रोह के बाद 1857 प्लस 90 साल लग गए किसमें? 1947 यानी देश की आज़ादी में। तो ये 90 वर्ष कैसे लग गए? इस 90 वर्ष को समझने के लिए सबसे पहले आप भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। तब ये समझ पाएंगे कि गांधी का क्या योगदान था और क्रांतिकारियों का क्या योगदान था। दोस्तों, एक अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बाद ये लिखा कि अगर भारत के यानी देसी रजवाड़े उनका साथ ना दिए होते तो इस तूफान में यानी 1857 की क्रांति में वो कहां उड़ गए होते, कीट पतंगों की भांति, इसका पता भी ना चलता। इसका मतलब क्या था? जो 1857 का विद्रोह था वो भारत की समस्त जनता ने सहयोग नहीं किया था। यहां तक कि जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो देश के जो व्यापारी थे उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ये तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। यानी कुछ ऐसे व्यापारी भी थे जो इस विद्रोह का समर्थन, देसी व्यापारी जो इस भारत देश के व्यापारी थे जो 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं कर रहे थे। यहां तक कि ये विद्रोह केवल उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत पूरी तरीके से शांत था। तो गांधी का रोल क्या था? गांधी ने क्या किया? गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन ने क्या किया और क्रांतिकारी गतिविधियां कैसी थी? इन दोनों को हम बहुत डिटेल से और अच्छे से समझेंगे, तभी ये समझ पाएंगे कि क्या चरखे से आज़ादी आई है या क्रांतिकारियों से, या दोनों के सम्मिलित रूप से आई है। दोस्तों, अंग्रेजों जब भारत में आए तो एक तरफ यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और टैक्स वसूल करने के लिए यहाँ के देसी रजवाड़ों को अपने समर्थन में ले लिया। अब एक तरफ देसी रजवाड़े जो टैक्स वसूली का काम करते थे, जमींदार होते थे, ये अंग्रेजों को किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देते थे और उसका एक हिस्सा अपने लिए उपयोग में लेते थे और ठाठ से रहते थे। यानी अंग्रेजों से ये जो देश के बड़े जमींदार थे, घराने थे, इनको देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका शोषण नहीं हो रहा था। यहां तक कि जो साहूकार हुआ करते थे वो भी अंग्रेजों के समर्थक हुआ करते थे और ये साहूकार पैसे देकर जो अंग्रेज जजमेंट होते थे उस जजमेंट को भी प्रभावित कर देते थे और अपने पक्ष में जजमेंट करवा लेते थे। और सबसे खराब स्थिति क्या थी? किसानों और मजदूरों की। मजदूर और किसान, इन दोनों की स्थितियां सबसे खराब थे। जो रजवाड़े थे या
जमींदार थे ये अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा ये करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि देश की आजादी के लिए कौन सा वर्ग लड़ने के लिए तैयार था देश के लिए। अब अंग्रेज एक कानून लेके आए थे, उस कानून का नाम था सूर्यास्त कानून। यानी ऐसे जमींदार जो सूर्यास्त, उन्होंने एक डेट रखी, उस डेट के बाद अंग्रेजों ने ये अलाउ कर दिया कि इस डेट के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद, अगर किसी भी जमींदार ने अपना टैक्स नहीं जमा किया तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। और बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजों ने छीन लिया। उसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे जमींदार एक क्रांतिकारी के रूप में आगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये पृष्ठभूमि हमारे देश की आर्थिक थी। अब हम बात करते हैं भारत की धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में। अब दुनिया में जितनी भी विविधता है उतनी भारत में अकेले विविधता मौजूद है। बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब तरीके के यहाँ पे धर्म हैं और सबके अपने अलग अलग पंथ थे और सभी संप्रदाय आपस में लड़ते भी थे। और यही कारण था इनकी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, हिंदू महासभा बनवाया, मुस्लिम लीग की स्थापना की और दोनों को आपस में लड़वाया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र का जन्म दे दिया। ऐसे पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता क्या पनप सकते थे? लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ईसाई तो नहीं ज़्यादा थे लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख ये सब मिलके देश की आज़ादी में पूरी तरीके से समर्पित हुए। इसके साथ साथ इस देश में अमीरी और गरीबी, अगड़ा और पिछड़ा, इनकी भी व्यापक लड़ाइयाँ चल रही थी। जहाँ एक उच्च वर्ग निम्न वर्ग को शोषण कर रहा था, वही अंग्रेज सबका शोषण कर रहे थे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में छुआछूत की भावना इतना ज़्यादा प्रबल थी कि वो एक साथ मिलके देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख ये आपस में उच्च निम्न तरह तरह के विवाद थे। यानी कोई भी वर्ग प्रमुखता से अंग्रेजों के समक्ष लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई। तो वास्तव में जब तक समस्त भारत के लोगों को एकत्र नहीं किया जाता था, तब तक अंग्रेजों को इस देश से नहीं भगाया जा सकता था। क्योंकि अंग्रेज 19वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे प्रबल शक्ति के रूप में उभर कर आ चुके थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी का क्या रोल था और इन क्रांतिकारियों का क्या रोल था। भारत की पृष्ठभूमि को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अलग अलग समुदायों के बीच में विद्वेष की भावना, एक ही संप्रदाय में उच्च और निम्न वर्ग के बीच में विद्वेष की भावना, ये थी भारत की पृष्ठभूमि। और इस पर नेशनल मूवमेंट कैसे तैयार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जमींदार वर्ग अंग्रेजों का समर्थक था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो 1900 के बाद बड़ी तेजी से दिखाई पड़ती हैं और 1947 तक लगभग बहुत सारी गतिविधियां इतनी प्रबल हो चुकी थी कि कोई भी अंग्रेज इस देश में शासन या अधिकारी बन के आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज आते रहे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का जो कार्यकाल की शुरुआत होती है वो जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, उसके बाद गांधी जी आम जन से मिलने की शुरुआत होती है और गांधी जी ने उन मुद्दों को उठाया जो आम लोगों के जुड़े हुए मुद्दे थे। जैसे दांडी मार्च, यानी नमक कानून तोड़ा। तो नमक जो है हर व्यक्ति की क्या थी, आवश्यकता थी और गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि ये सबकी आवश्यकता की चीज है और इस पर आप टैक्स नहीं ले सकते।
तो ये बात हर व्यक्ति को पसंद आई। क्यों? क्योंकि नमक खाने वाला हर व्यक्ति था और इससे गांधी का जुड़ाव आम जन से होता गया। गांधी जी जहां जाते धीरे धीरे भीड़ लगने लगती। यानी गांधी जी उस नेशनल मूवमेंट को तैयार कर रहे थे जो अंग्रेजों से बिना हथियार के लड़ सकता था। क्योंकि गांधी जी को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ब्रिटेन है और किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी व्यक्ति को जो विद्रोह करेगा उसको उठा के इतनी दूर फेंक देंगे, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे और क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। तो गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन अस्त्र था, यह सबसे प्रबल कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके द्वारा उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया कि हम विनय के साथ कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और इस देश की जनता को कह दिया कि सभी लोग अंग्रेजों के असहयोग करिए। अब सभी लोग असहयोग करने के लिए तैयार थे। तो कुल मिला के गांधी ने उस भारत के जन समुदाय को तैयार किया और अंग्रेजों के समक्ष उनके विरोध में खड़ा कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि आजादी चरखे से मिली है, क्योंकि अब अंग्रेजों की कोई गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं क्रांतिकारियों का योगदान कम नहीं था। क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर करके अंग्रेजों को इतना तंग कर दिया था कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी शासन सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। खासकर 1935 के बाद इतनी ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। तो जब दोनों स्थितियां अंग्रेजों के समक्ष खड़ी हो गई तो अंग्रेजों को लगा इस देश को छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि एक तरफ गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन था जो उनके उस हथियारों के विरोध में खड़ा हो गया था। असहयोग, हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, हमें क्यों मारा जा रहा है। तो गांधी जी ने क्या किया? असहयोग कर दिया, यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना कार्य ना करें। जब अपना कार्य नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कहीं सेना ने विद्रोह कर दिया तब क्या होगा, क्योंकि अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो सेना थी। इस कारण अंग्रेज भी व्याकुल हो गए कि अब शायद हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा फैक्ट था कि क्रांतिकारी और गांधी जी के सहयोग से ही इस देश को आज़ादी मिली है। तो किसी एक अकेले का योगदान नहीं है। गांधी जी के सामने दुनिया में जो साम्राज्यवादी देश था, ब्रिटेन था, उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। नहीं तो कोई भी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां कोई भी करेगा, अंग्रेज उठा के उसको बहुत दूर छोड़ देंगे। उठा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोड़ दिया। आपने कांड दिल्ली में किया और उठा के आपको कहाँ छोड़ दिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आप अकेले वहाँ पड़े रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे आपको लोग भूल जाएंगे। लेकिन जब तक आप जन के समर्थन में रहोगे, जन के बीच में रहोगे, लोगों के बीच में रहोगे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ तभी बढ़ेंगी और तभी देश को आज़ादी मिल पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि न अकेले चरखे से आज़ादी मिली है, न क्रांतिकारी की गतिविधियों से, बल्कि क्या है, दोनों के सम्मिलित रूप से इस देश को आज़ादी मिली है। दोस्तों, आपको ये कैसा पसंद आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।